एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजार के हाल के साथ। आज भारतीय शेयर बाजार में मजबूत तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से बीएसई का मार्केट कैप 4.91 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, जहां सेंसेक्स 650 अंक उछलकर और निफ्टी 23,350 के ऊपर बंद हुआ। इस तेजी के पीछे कई अहम कारण रहे। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों ने भारतीय बाजार को मजबूती दी, क्योंकि अमेरिकी और एशियाई बाजारों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा एफआईआईज की लगातार खरीदारी ने भी बाजार के सेंटीमेंट को मजबूत किया, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा। बैंकिंग और आईटी सेक्टर इस तेजी के मुख्य ड्राइवर रहे, जहां एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और आईटीसी जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में शानदार उछाल देखने को मिला। इसके साथ ही कमोडिटी प्राइस में नरमी, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और महंगाई के स्थिर रहने से निवेशकों को राहत मिली। इससे मार्केट में एक स्थिर और सकारात्मक माहौल बना, जिससे लंबी अवधि के निवेश को भी फायदा हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ते इन्फ्लुएंसर्स यानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए अब मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2% फिन इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उन्हें ही सेबी के साथ रजिस्टर्ड करने के लिए कहा गया है और वो ही रजिस्टर्ड होते हुए नजर आए हैं, जबकि जो 33% फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें सीधे स्टॉक्स की सिफारिशें दे रहे हैं। ये बात आई है सामने। सेबी पहले ही अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइस पर कड़ा रुख अपना चुका है और इस सेक्टर में सख्त नियमों की जरूरत पर भी जोर दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी फिन इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है, खासकर युवा निवेशकों के बीच। हालांकि बिना लाइसेंस और अप्रूव्ड एक्सपर्टीज के स्टॉक सिफारिशें देना निवेशकों के लिए जोखिम भरा भी साबित हो सकता है। सेबी ने पहले ही अनऑथोराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स और मिसलीडिंग प्रमोशंस के खिलाफ कार्रवाई की थी और अब ये फिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए कड़े नियम लागू करने की भी तैयारी में है। संभावना है कि सेबी जल्द ही फिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक औपचारिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करे या अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल कंटेंट पर प्रतिबंध लगाए। इससे नए और खुदरा निवेशकों को सही और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट सलाह मिल सकेगी। भारत में 5G यूजर बेस 2028 तक 770 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जिससे ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते 5G मार्केट में शामिल होगा। नोकिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक औसत मोबाइल डेटा खपत प्रति यूजर 40 GB तक बढ़ सकती है, जो मौजूदा स्तर से कई गुना ज्यादा है। इस तेज ग्रोथ के पीछे कई अहम फैक्टर जिम्मेदार हैं। जियो और एयरटेल जैसे टेलीकॉम कंपनियां तेजी से 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रही हैं, जिससे नेटवर्क की पहुंच और स्पीड में सुधार हो रहा है। साथ ही कम कीमत वाले 5G स्मार्टफोन्स की उपलब्धता के चलते ज्यादा यूजर्स इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग और क्लाउड सर्विसेज के बढ़ते इस्तेमाल से डाटा की खपत तेजी से बढ़ रही है। उद्योगों में भी 5G का उपयोग बढ़ रहा है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और ऑटोमेशन जैसे सेक्टर्स में, जहां ये टेक्नोलॉजी नए इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। भारत में 5G नेटवर्क के विस्तार से न केवल कंज्यूमर्स को तेज और बेहतर इंटरनेट मिलेगा, बल्कि डिजिटल इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। नोकिया की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में 5G यूजर्स की संख्या 100 मिलियन थी, जो अगले 5 सालों में 7 गुना तक बढ़ सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है मोबाइल यूजर्स के लिए। बीएसएनएल ने अपने कस्टमर्स के लिए 347 का नया प्रीपेड प्लान पेश किया है, जो किफायती कीमत में जबरदस्त बेनिफिट दे रहा है। ये प्लान खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जो ज्यादा डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और लंबी वैलिडिटी चाहते हैं। इस प्लान में 54 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन और 2 GB डाटा रोजाना मिलता है, यानी कुल 108 GB डाटा तक का इस्तेमाल करने का आपको मौका मिलेगा। डाटा लिमिट खत्म होने के बाद आप स्पीड 4 kbs तक कम हो जाएगी, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन आपका बना रहेगा। बीएसएनएल का ये प्लान एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले ज्यादा किफायती साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें लंबी वैलिडिटी के साथ ज्यादा डाटा मिल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI अब टोल प्लाजा के ट्रैफिक मैनेजमेंट को हाईटेक बनाने जा रहा है।
जी हाँ, इसके लिए GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे टोल प्लाजा पर होने वाली भीड़ और ट्रैफिक पैटर्न को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकेगा। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही, कंजेशन लेवल और ट्रैफिक फ्लो का एनालिसिस किया जाएगा। इससे भीड़ भाड़ कम करने और टोल कलेक्शन सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में मदद मिलेगी। NHAI का ये कदम फास्टैग को और प्रभावी बनाने की दिशा में भी अहम साबित हो सकता है। NHAI का ये नया सिस्टम इंडियन हाईवे नेटवर्क को और मॉडर्न बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। फास्टैग के बाद अब GIS आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम से हाईवे यात्रा और भी स्मूथ और तेज हो सकती है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, आपको बताते हैं सरकार के रुपे डेबिट कार्ड के बारे में। सरकार के रुपे डेबिट कार्ड पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने के फैसले से इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। अनुमान के मुताबिक इस कदम से डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अब तक सरकार रुपे डेबिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले छोटे ट्रांजैक्शन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट की भरपाई करती थी, जिससे बैंक और पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनियों को नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब इस सब्सिडी के खत्म होने से बैंकों को रुपे कार्ड ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू कमाने का ऑप्शन तलाशना होगा, जिससे छोटे व्यापारियों और कंज्यूमर्स पर भी असर पड़ सकता है। रुपे कार्ड को प्रमोट करने के लिए सरकार ने 2018 में MDR चार्ज को हटा दिया था, जिससे व्यापारियों को ये कार्ड अपनाने में आसानी हुई थी। लेकिन अब सब्सिडी खत्म होने के बाद बैंकों को ये चार्ज वापस लगाना शुरू करना पड़ सकता है, जिससे डिजिटल पेमेंट की ग्रोथ पर असर पड़ने की संभावना है। UPI के बढ़ते इस्तेमाल और डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बेहद अहम मानी जा रही थी, लेकिन अब इसके हटने से इंडस्ट्री में अनिश्चितता बढ़ गई है। बात करते हैं EPFO की। जनवरी में EPFO से 8,23,000 नए लोग जुड़े हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 1.87% ज्यादा है। इन नए सदस्यों में सबसे ज्यादा 18 से 25 साल की उम्र के लोग हैं। इस एज ग्रुप के करीब 4,70,000 लोग EPFO से जुड़े हैं, जो टोटल नए मेंबर्स का करीब 57% है। इस एज ग्रुप के लोगों की संख्या में भी 3.07% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इससे साफ है कि नौकरी करने वाले ज्यादातर लोग कम उम्र के युवा हैं, जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं और EPFO से जुड़ रहे हैं। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो उसमें महिलाओं का योगदान भी काफी ज्यादा रहा। जनवरी में 2,17,000 नई महिलाएं EPFO से जुड़ी हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा है। कुल मिलाकर महिलाओं का नेट जुड़ाव 3,44,000 रहा है, जिसमें 13,500 की बढ़त देखी गई। ये नंबर दर्शाते हैं कि महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी टाइम के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी टाइम के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।